Hi everyone, this is डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम देवा हॉस्पिटल इन आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो आज मैं आपको वाइट डिस्चार्ज के बारे में कुछ जानकारी मिली। वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट्स हमारे ओपीडी में डेली काफ़ी सारे होते हैं। वाइट डिस्चार्ज के कारण गर्भाशय से संबंधित भी हो सकते हैं, गर्भाशय के बुक से संबंधित भी हो सकते हैं और वजाइना जो संभोग का रास्ता होता है इससे संबंधित भी हो सकते हैं। जो कॉमनेस्ट कारण होते हैं वो वजाइना से संबंधित होते हैं और जो डिस्चार्जेस होते हैं उसमें कॉमनली वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट को कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि खुजली का चलना, नीचे जलन होना और उसके साथ साथ यूरिन में जलन होना, नीचे सूजन आ जाना। ये कॉमन प्रॉब्लम्स वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से होती है। अब वजाइनल डिस्चार्ज कई बार होता है, पेशेंट कहता है कि मैडम बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, सब कपड़े गीले रहते हैं, पर अगर हम उससे पूछते हैं तो उसको खुजली, जलन, सूजन कुछ भी नहीं होता। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो सर्वाइकल डिस्चार्ज, उनको जो डिस्चार्ज होता है वो गर्भाशय के मुख मतलब सर्विक्स में से आता है। सर्विक्स पे कभी कभी घाव, सर्विक्स का बड़ा होना, सर्विक्स में सूजन आना, इसकी वजह से उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। और लास्ट होता है यूट्रस के अंदर से डिस्चार्ज का। जो गर्भाशय के अंदर से आने वाला डिस्चार्ज है वो जनरली इसके साथ पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन, पीरियड्स के दौरान पेन और फिजिकल डिलेशन के टाइप पे पेन की प्रॉब्लम्स रहती है। तो वाइट डिस्चार्ज में ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो मैं पेशेंट से पूछती हूँ, जिसमें कि अगर पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है और अगर उसके साथ खुजली जलन है तो कॉमनेस्ट मेरे दिमाग में पहले ही आ जाएगा कि पेशेंट को वजाइनल इन्फेक्शन है, वेजिनाइटिस बोलते हैं। और आजकल इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गया है और वो भी ऐसा कि जो ठीक ही नहीं हो पाता। तो बहुत सारे मल्टीपल एंटीफंगल्स को यूज़ करना, बोरिक एसिड यूज़ करना, प्रोबायोटिक्स देना, ये सब तो हम करते ही करते हैं। पर फंगल इन्फेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है? फंगल इन्फेक्शन इससे होते हैं क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है तो आपको फंगल इन्फेक्शन होंगे। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं फंगल इन्फेक्शन के? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, डायबिटीज़ का होना और पानी कम पीना, उसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स और उसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल की कमी का होना। हेल्दी लाइफस्टाइल ना होने की वजह से, डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से जो वजाइना की फ्लोरा में जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो डैमेज हो जाते हैं या उनके एग्जिस्टेंट नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से आजकल फंगल इन्फेक्शंस होने होते हैं। अब फंगल इन्फेक्शंस में भी ये है कि इतनी सारी दवाइयाँ जो अवेलेबल है मार्केट में वो इतनी ज़्यादा मिसयूज़ हो चुकी है कि अब लोगों को फंगल इन्फेक्शन में दवाइयों से फ़ायदा ही नहीं होता है। मेरे पास एक डेढ़ महीने, दो महीने तक पेशेंट्स दवाइयाँ लेते रहते हैं, फिर भी उनको फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होते। फिर उनको मैं बोलती हूँ कि आप भाई थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, हेल्दी फूड खाइए, प्रोटीन डाइट लीजिए, तब जाके उनकी इन्फेक्शन जो है वो कम होने शुरू होते हैं। एंड देयर आर पीपल वो आर डायबिटिक और अपना वो शुगर कंट्रोल नहीं करते और वो सोचते हैं कि मैडम की मेडिसिन से फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए। तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि जब तक डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहता है तब तक एंटी फंगल्स जो है वो काम नहीं करते या पार्शियली काम करते हैं। जैसे ही आप दवाइयाँ छोड़ेंगे आपको 4-5 दिन बाद फिर से फंगल इन्फेक्शन वो करके वापस आ जाएगा और जाना हो जाएगा। उसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, कुछ रिंगवॉर्म, ट्राइपोमोनियल इन्फेक्शंस बोलते हैं और इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिनको हम बैक्टीरियल वजाइनोसिस कहते हैं, जिसमें ज़्यादा स्मेल की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये ईजी टू ट्रीट है, आराम से ठीक हो जाती है। दवाई लेके पेशेंट कहता है मैम आपने दवाई दी उससे मैं ठीक हो गई, पर लेकिन 10-15 दिन बाद फिर से ऐसा हो गया। तो उसका रीज़न आपका यही है कि आप अपना इम्यूनिटी इंप्रूव करिए तो ये आपका जो होगा, नहीं तो आप डॉक्टर बदलते रहेंगे, हॉस्पिटल बदलते रहेंगे, पर वजाइनल इन्फेक्शन आपका ठीक नहीं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर वजाइनल इन्फेक्शन पेशेंट को होते हैं तो कई बार हस्बैंड को डायबिटीज़ निकल आती है या हस्बैंड को लोकल एरिया में कुछ इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से उनको फर्स्ट इन्फेक्शन होते रहते हैं। तो अगर किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन रहते हैं तो मैं कॉमनली पार्टनर को स्किन स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजती हूँ कि आप अपना चेकअप कराइए। और कई बार मैं उनका डायबिटीज़ भी चेक करती हूँ कि भाई अगर उनमें डायबिटीज़ या तो शुगर निकलेगी तो उनको इन्फेक्शन होता रहेगा, तो वाइफ को भी इन्फेक्शन होता रहेगा। फिर आता है सर्वाइकल डिस्चार्ज, जिसमें कि पेशेंट को एक्सेसिव डिस्चार्ज रहता है पर लेकिन उसको कोई इचिंग वर्निंग की प्रॉब्लम नहीं रहती, पर लेकिन उसको इस तरह की प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली होती रहती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर किसी को सर्विक्स के माउथ पे घाव है और वहाँ से हमेशा पानी गिरता रहता है तो नेचुरली कोई भी एरिया अगर नीला रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं कारण है कि जिनको सर्वाइकल डिस्चार्ज एक्सेसिव रहता है उनको फ्रीक्वेंटली यूरिन इन्फेक्शंस और वजाइनल इन्फेक्शंस होते रहते हैं। अब सर्वाइकल डिस्चार्ज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो प्रेगनेंसी और अबॉर्शन रिलेटेड भी होते हैं और न्यूट्रिशन रिलेटेड भी होते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसको मतलब
पुअर न्यूट्रिशन और पुअर फूड हैबिट्स और एल्कोहल स्मोकिंग, इन सब चीज़ों का कहना ओबेसिटी ज़्यादा है, तो इस तरह के पेशेंट भी सर्वाइकल इरोशन मतलब गर्भाशय के मुख के घाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस होती है इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? इनसे बचने के लिए आपको बहुत सारा फूड हैबिट्स अपना चेंज करना पड़ेगा। हेल्दी फूड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, इस तरह की चीज़ें देनी पड़ेंगी। कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाइनीज़, इटालियन फास्ट फूड, फ्राइड फूड बंद करना पड़ेगा। उसके अलावा इसके लिए हम एंटीबैक्टीरियल्स पेशेंट को देते हैं और कुछ वजाइनल सपोजिटरी देते हैं ताकि पेशेंट की इस तरह के जो अल्सर्स हैं वो हील हो जाए। और 70 to 75% केसेस में ये सब करने से ही पेशेंट के अल्सर्स हील हो जाते हैं और पेशेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं। क्योंकि हम रोड कॉज डील करते हैं तो पेशेंट बहुत कॉमनली हमारे पास 2-3 क्लिनिक के बाद दोबारा आते भी नहीं है, बिकॉज दे गेट रिलीव्ड ऑफ सच सिम्टम्स। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस। अगर यूट्रस पे इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट को एक्सेसिव डिस्चार्ज रहता है, उस केस में बहुत चांसेस होते हैं कि एक्सेसिव इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट के यूट्रस में पस भर जाए, फेलोपियन ट्यूब पे पस भर जाए या पेट में पस भर जाए। और समटाइम्स जब वो अनट्रीटेड रहता है, स्पेशली डिलीवरी या अबॉर्शन के बाद, तो इट कैन लीड टू सेप्टिसीमिया ऑल्सो, मतलब पेशेंट के पूरे ब्लड में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इस तरह के केसेस हमें पता चल जाते हैं क्योंकि वो एमरजेंसी केसेस होते हैं, सीवियर पेन, हाई ग्रेड फीवर। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन अनकंट्रोल हो जाते हैं, तो कई बार पेशेंट ठंडे पड़ जाते हैं, बीपी का ना मिलना, पल्स उनके 140-150 हो जाती हैं। ये तो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। मैं जब पढ़ती थी 10-12 साल पहले, उस टाइम पे इस तरह के पेशेंट बहुत कॉमन हुआ करते थे। बट लेकिन नाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल प्रैक्टिसेस, गुड एंटीबायोटिक्स, गुड पेशेंट्स हेल्थ, ये सब चीज़ें अनकवर हो गई हैं। ट्राई का आई वुड से कि मैंने ये यूट्राइन सेप्सिस के पेशेंट ऑलमोस्ट 5-6 ईयर से नहीं देखे हैं। सो आई वुड से कि ये भी एक अचीवमेंट है मेडिकली कि हमने पेशेंट के लिविंग कंडीशंस और जनरल कंडीशंस इतने इम्प्रूव कर दिए हैं कि पेशेंट को इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने बंद हो गए। थैंक यू।